नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें पता है कि हम 10th क्लास का चैप्टर शुरू कर चुके हैं फर्स्ट, उसके बेस पे हम चले हुए हैं। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यूक्लिड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड एल्गोरिथम जो विभाजन का सूत्र है वो दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। अब यूक्लिड के बारे में हमें ब्रीफ नॉलेज ये भी पता होनी चाहिए कि यूक्लिड कौन था। यूक्लिड यूनानी मैथमेटिशियन था जिनका जन्म 325 बीसी में हुआ था और मृत्यु 265 बीसी में मिस्र में हुई थी। तो दोस्तों, ये तो यूक्लिड के बारे में थी। अब यूक्लिड ने जो मेथड दिया था एचसीएफ निकालने का, उसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल के बारे में पता होना जरूरी है। वैसे भी हम सिंपल सी इस डिवीजन सिस्टम से हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा भाज्य आता है, यहाँ भाजक आता है, यहाँ भागफल और नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। ये हमें नॉर्मल सभी को पता है। और इसमें जो बात है बताने वाली वो है कि जो शेषफल और भाजक, इसके बीच में एक संबंध होता है। जो भाजक होता है वो हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, और जो शेषफल होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा एक अपने पास पूर्ण संख्या होगी, और वो भाजक से छोटी होगी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही चीज दी गई है कि हमारे पास a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं। तो जब a और b में हम भाग विधि यूज करते हैं तो हमारे पास एक q और r अद्वितीय अंक मिलते हैं, यानी कि संख्याएं मिलती हैं। कोई भी अगर संख्या से डिवाइड कर रहे हैं या अलजेब्रा में कर रहे हैं तो कोई ना कोई इक्वेशन या पॉलिनोमियल मिलेगी, तो उसमें ये अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब होता है जो इनसे अलग, यानी कि यूनिक होंगी। यानी कि जब भी आप b को भाग करते हो a से तो हमारे पास कोई ना कोई भागफल आएगा q और शेषफल आएगा r। तो इसको लिखने का जो मेथड है यूक्लिड ने दिया था कि जो b होगी वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है, वो लिखी जाएगी aq प्लस r। ये इस मेथड से लिखी जाती है। अब हमारे पास क्या सिस्टम है कि हमारे पास भाजक और शेषफल में संबंध मैं पहले बता चुका हूं आपको, पर यही भाजक क्या सिस्टम होगा कि जो a और b हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, तब हमारे पास एक यूनिक क्या मिलेगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय q मिलेगा और अद्वितीय ही r मिलेगा, अगर ये फिक्स हैं तो, a और b फिक्स हैं तो। अब बात आती है कि हमारे पास भाजक कब गुणनखंड किसका, भाज्य का होता है, यानी कि भाजक को कब भाज्य का गुणनखंड कहेंगे। बात ये आती है हमारे पास। अब बात आती है इसके लिए, तो ये जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाता है। अब गुणनखंड होने के बाद देखिए, भाजक तो एक संख्या दूसरी की होती है, पर वो गुणनखंड होगा या ना होगा वो अलग बात है। क्योंकि अगर हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। अब बात आती है हमारे पास
गुणक और गुणज का, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालते वक्त गुणक और गुणज में फर्क हमें मालूम होना चाहिए कि गुणक क्या है और गुणज क्या है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कोई संख्या 8 है, 8 को कौन कौन से अंक भाग कर रहे हैं धनात्मक। देखिए 1 से 8 भाग होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है और 8 से भी। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये 8 के गुणक कहलाए। ये 8 के क्या कहलाए, गुणक। अब बात आती है गुणज की। अब गुणज और गुणक में फर्क निकालने के लिए मैं 8 ही का जो सहारा लेता हूं कि गुणज क्या होंगे। 8 का गुणज 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा। जो 8 की टेबल बन जाती है वो एंड सो ऑन तक जाएगी, वो सभी क्या कहलाएंगे, 8 के गुणज कहलाएंगे। और 1, 2, 4, 8 ये क्या कहलाएंगे, गुणक कहलाएंगे। इन दोनों के माध्यम से ही एलसीएम और एचसीएफ का फर्क हमें पता चलता है। जो आपके लायक थी ये मैंने इसमें बात बताई है। फिर आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। अब आगे देखिए, जो हमारे 10वीं के फर्स्ट चैप्टर में हमारे लिए यूजफुल बातें हैं वो है, नेक्स्ट है सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 पर विभाजित हो जाती है, यानी कि उनको 2 से भाग करते हैं और शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगी, वो हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। तो वैसे ही नॉर्मल सी धनात्मक में लेते हैं तो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। अगर पूर्ण संख्याओं में लेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। दूसरी जो बात है जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाली है वो है सम संख्या में, यानी कि इवन संख्या में अगर इवन को ही जोड़ दें तो आंसर हमारे पास इवन आता है। कैसे कि 2 में अगर 6 जोड़ दूं तो 8 आ गया, 8 भी क्या है, इवन है। ऐसे ही सम में से सम संख्या को घटाते हैं तो वो भी सम ही आएगी, और सम की गुना सम से करते हैं तो वो भी सम ही आएगी। ये बातें हमारे पास ये वाली और ये वाली ये हमारे पास याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें हमारे पास इन बातों का बहुत महत्व होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास विषम संख्या। विषम संख्या वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी जो 2 से भाग नहीं होती, यानी कि देखिए 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी, ये हमारे पास कहलाएंगी विषम संख्याएं, यानी कि ओड नंबर। अब हमारे पास जो मेन यूज करने वाली बात है कि जो सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ा जाए तो हमारे पास विषम संख्या आती है, और सम संख्या कई मल्टीप्लाई विषम संख्या से कर दी जाए तो हमारे पास सम संख्या आती है। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की तो 10, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की तो अपने पास 6। ये सभी संख्याएं क्या आती हैं, सम संख्या आती हैं। यानी कि इस नंबर से और इधर इस बात से, इन दोनों बातों से हमारे पास एक बात निकल के आती है कि सम संख्या का किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर जो गुणा आती है से, यानी कि बराबर में लगा लो तो वो क्या होगी, समी संख्या आएगी। हमेशा ये बात हमारे पास याद करने वाली है, जो पढ़ने वाली है। अब बात आती है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सम और विषम तो आप समझ चुके हो,
कि भाज्य और अभाज्य में क्या फर्क है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणक हो, केवल और केवल दो गुणक हो। एक तो वो खुद, पहली बात, एक तो वो खुद, दूसरा एक, ये एक है, इस खुद से अलग होना चाहिए। तीसरी बात ये है, एक वो बराबर नहीं है खुद के, यानी खुद और वो अलग अलग है। यानी कि कितने टुकड़े होने चाहिए या गुणक कितने होने चाहिए? गुणक होने चाहिए केवल दो, केवल दो। तो वो क्या कहलाएंगी? वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आया कि वो संख्या जिसके गुणक केवल दो हैं, एक तो वो खुद, दूसरा एक, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, वो संख्याएं जिनके गुणक तीन या तीन से ज्यादा हो, तीन या तीन से ज्यादा हो। उन तीनों में एक तो खुद, पहली बात, दूसरा एक, तीसरा इन दोनों से अलग, इन दोनों से अलग कोई अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या। जब ये आ जाती है तो हमारे पास क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। अब बात आती है, क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य? अभाज्य। इसका आंसर होगा कि एक ना भाज्य है, ना ही अभाज्य, क्योंकि एक का के गुणक केवल एक है, वो खुद ही। तो इसके ना तो दो ही गुणक बनते हैं, ना दो से ज्यादा बनते हैं, इसलिए ये यूनिटी है। इसका ना तो भाज्य में आती है, ना ही अभाज्य में। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आशा यही करूंगा कि जो मैंने अब तक समझाया आपको याद होगा, समझ में आया होगा। तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, अगर कोई कमी रहती है तो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़िए, देखिए। धन्यवाद।